So today our discussion is on Sorites paradox. Sorites पता नहीं अलग एक्चुअली ग्रीक वर्ड से आता है तो उसके प्रोनाउंसिएशंस भी थोड़े से उल्टे सीधे होते हैं। अगेन एक बहुत ही मजेदार पैराडॉक्स है और मुझे यकीन है कि आप में से ज्यादातर लोग इसको जानते भी होंगे और समझते भी होंगे। कभी कभार इसको हीप पैराडॉक्स भी कहा जाता है क्योंकि सोराइटस या सोरी वर्ड का जो है इसका मतलब बेसिकली हीप ही होता है। बट एनीवेज जो कहानी है वो है वही जो कल हमें निखिल ने वर्ड याद दिलाया, वेगनेस की, फजी, ब्लर्ड। ये जो एक्सप्रेशंस हैं, ये एक्सप्रेशंस आप देखिए यहाँ पे नीचे, जैसे कोई बॉल्ड है ना, तो कोई बॉल्ड है तो इसका मतलब क्या है? आप मुझे बॉल्ड कहोगे क्या? आप में से कोई, एनीबॉडी? प्लीज यू कैन कॉल मी, बिकॉज अब आप लोग जब आएंगे यूनिवर्सिटी में तो यू विल हैव अ शॉक। पहली चीज ये कि मैंने 10 किलो वेट गेन कर लिया है, दूसरा मेरे बाल ज्यादातर सफेद हो गए हैं, और तीसरा मेरी हेयर लाइन जो है पीछे चली गई है, जो कि हो सकता है कि आपको अभी इस वाले कैमरा में नहीं दिख रहा होगा, पर जब आप आएंगे तो यू पीपल विल सी दैट और विटनेस दैट, एंजॉय दैट एज वेल, मेक मीम्स आउट ऑफ इट एज वेल। बट द थिंग इज कि मुझे बॉल्ड कहोगे क्या? एनीबॉडी हु विल लाइक टू कॉल मी बॉल्ड? नहीं? अच्छा, अच्छा अभी नहीं कह रहे हो, ऐसे कहोगे। तो बॉल्ड होना या बॉल्ड किसको कहते हैं आप, ये एक बहुत ही फजी कॉन्सेप्ट है, वेग कॉन्सेप्ट है। फजी या वेग कॉन्सेप्ट इसलिए है बिकॉज यू विल सी कि बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं until and unless somebody is completely gone, है ना, उनको छोड़ के बाकी जिनका भी थोड़ा बहुत है तो वो बॉल्ड है कि नहीं है, या ऐसा है कि वैसा है, थोड़ा सा एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम है। हीप बिगेस्ट प्रॉब्लम है ना, सबसे ज्यादा वेग कॉन्सेप्ट है हीप, ढेर। किसको ढेर कहोगे? ये है। फिर टॉल कौन है टॉल, है ना? कहीं पे 6 फीट 3 इंचेस भी टॉल नहीं होगा, कहीं पे 5 फीट 4 इंचेस भी टॉल होगा, एंड सो ऑन, है ना। एक बास्केटबॉल टीम में 6 फीट 3 इंचेस वाले बच्चे या लोग जो होंगे उनको माना जाएगा कि अरे यार ये बहुत शॉर्ट है इस टीम का, है ना, सबसे शॉर्ट गए है, जबकि बाकी सारे लोग जो है 6'5" एंड अबव होंगे, 7 वाले होंगे। तो लेकिन दूसरी जगह पे 6'3" बहुत टॉल होगा, और कहीं पे तो 5'6" जिसको कि कंसिडर नहीं किया जाता, या 5'4" उनको भी टॉल माना जाता है उन सब एरियाज में। इसी तरीके से ओल्ड, हाउ मेनी ऑफ यू विल लाइक टू कॉल मी ओल्ड? डज नॉट मैटर व्हाट यू थिंक, आई एम ओल्ड एंड आई विल लाइक टू कॉल माई सेल्फ ओल्ड, बट मेनी पीपल डू नॉट कॉल मी ओल्ड इंक्लूडिंग माई मदर, है ना। तो क्या ही करूंगा तो ये भी जो है बड़ा फजी या वेग या ब्लर्ड कॉन्सेप्ट है ना, इनमें लाइंस बनाना बहुत मुश्किल है। लॉट, आई हैव लॉट, आई हैव क्या, व्हाट इज द ग्रामेटिकली राइट एक्सप्रेशन, मुझे बताओ। आई हैव लॉट्स ऑफ मनी और आई हैव लॉट ऑफ मनी? डियर, एम आई ऑडिबल बाय द वे? यस सर। अच्छा, तो कोई बताओ ना मेरे को ग्रामेटिकली राइट सेंटेंस। आई हैव लॉट्स ऑफ मनी और आई हैव लॉट ऑफ मनी? लॉट ऑफ मनी। लॉट ऑफ मनी। अच्छा, तो ये लॉट कितना है? क्या लगता है आप लोगों को मेरे पास कितनी संपत्ति होगी? जो भी आपको लगता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे ये लगता है कि मेरे पास बहुत है, ये इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन फिर दूसरों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो कोई बोलेगा कि आपके पास क्या है, इतना, इससे तो 10 टाइम ज्यादा मेरे पास है और मुझे कम पड़ रहा है ना। तो वो भी जो है इस तरीके के एक्सप्रेशंस दे सकते हैं ना, जैसे आई मस्ट टेल यू दैट आई एम अ मिलियनेयर इन जापानीज येन बट ठीक है, इट्स अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। अब मैंने जब पढ़ा तो मुझे ना एक चीज और बहुत कंफ्यूजिंग लगा कि ब्लू, इवन द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लू इज अ वेरी वेग एंड फजी कॉन्सेप्ट। और मैंने फिर बाद में थोड़ा सोच के देखा तो मैंने देखा कि हाँ भाई, ब्लू या ब्लू का कलर और ब्लू और ग्रीन में जो है काफी बार काफी सारे लोगों के झगड़े भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं। इनफैक्ट फिलोसफी ऑफ साइंस में भी अगर आपको याद हो तो ग्रीन और ब्लू का कॉन्सेप्ट भी जो है इसीलिए उठाया गया क्योंकि बहुत बार बहुत सारे जगहों पे जो है इस तरीके के डिमार्केशंस को जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, या प्रॉब्लम मानते हैं कि वो प्रॉब्लम है। तो द थिंग इज कि these all are fuzzy or vague concepts and now I understand because in lots of cultures people have very मतलब वो लड़ते झगड़ते भी हैं कि ये ब्लू है,
ये ब्लू नहीं है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन नहीं है, ऐसे करके बात करते हैं, बोलते हैं कि ये ब्लू नहीं ग्रीन है, आप जिसको ब्लू कहते हो वो ग्रीन है ना, ये ग्रीनिश है, ब्लूइश नहीं है। तो इस तरीके से भी जो है बातें चलती हैं, बट आप समझ सकते हो दैट इट इज प्रिसाइसली बिकॉज ऑफ वेगनेस या फजीनेस, है ना। तो जो ब्लर्ड आइडेंटिटीज होती हैं या ब्लर्ड बाउंड्रीज होती हैं, दैट क्रिएट्स दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो मैं मोडस पोनेंस के थ्रू जो है आपको सोराइटस अगर पैराडॉक्स समझाने की कोशिश करूं तो वो क्या है। सोराइटस पैराडॉक्स बेसिकली बोलता है कि 1 ग्रेन ऑफ व्हीट डज नॉट मेक अ हीप। हम मानते हैं कि 1 ग्रेन ऑफ व्हीट जो है अगर हम रखें तो वो हीप नहीं बनाएगा। फिर दूसरा ऐड कर दीजिए तो हीप बन गया, नहीं। तीसरा ऐड कर दीजिए, हीप बन गया, नहीं। चौथा ऐड कर दीजिए, हीप बन गया, नहीं। तो 999 या फिर 9999 या 99,999 या 9,99,999, ऐसे कुछ भी करते रहिए, ये बना गया। तो एक जगह पे आके तो होता है, लेकिन किस जगह पे होगा ये बाउंड्री नहीं क्रिएट कर सकते, या क्रिएट नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे ही आप बोलोगे कि हाँ अब हीप बन गया, तो उसके पहले वाला वो वाला हीप था क्या, वो भी हीप ही था, तो फिर वो वाला बन गया हीप, उसके पहले वाला, ऐसे करके यू विल सी दैट इट इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम कि ढेर किसको कहोगे आप, है ना। और इसके मैं कुछ प्लॉसिबल सॉल्यूशंस या एड्रेसेस भी बताऊंगा, लेकिन अगेन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है या समझना है वो है कि इससे हमें जो फिलोसॉफिकल अंडरपिनिंग्स है, जो हम इससे सीखते हैं, जो पिकिंग्स हैं, वो इंपॉर्टेंट है, और उसी चीज के बारे में जो है ये पूरा डिस्कशन है। तो 1 मिलियन ग्रेन्स डू नॉट मेक अ हीप, इस जो है आप फैलेसी पे आ जाओगे या ये फॉल्स स्टेटमेंट पे आओगे, जबकि ट्रू स्टेटमेंट से ही चल रहे थे आप, और सारे के सारे स्टेटमेंट ट्रू थे। तो ये एक जो है बहुत ही अनबिलीवेबल सा पोजीशन क्रिएट होता है। तो ये आपको जो है स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी में भी मिल जाएगा। तो अगर हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल प्रिलिमिनरी देखें तो इट इज बेसिकली एट्रीब्यूटेड टू दिस हीप पैराडॉक्स या जो सोराइटस पैराडॉक्स है, ये जो है ये बेसिकली एट्रीब्यूटेड है यूबिलाइट्स के ऊपर, है ना। तो ये एक मेगेरियन थे, अर्ली ग्रीक फिलोसफी में इनका वर्णन आता है, और इनकी स्टडी जो है ये हीप पैराडॉक्स के बहुत सारे वर्जन है, बट ओल्डेस्ट जो है इन्हीं के इसमें पाया जाता है। और हीप वर्ड जो है या सोराइटस वर्ड जो है ये बेसिकली ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है हीप, है ना। तो सोराइटस पैराडॉक्स जो है वो आया इसी से। अच्छा, बहुत मजेदार बात यह है कि इसको ना हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं मिला या बहुत ज्यादा जो है इसको वेटेज नहीं मिला, या बहुत ज्यादा लोगों ने स्टडी भी नहीं किया। बट ड्यूरिंग द मार्क्सियन रिवॉल्यूशन और मार्क्सिस्ट ट्रेडिशंस में जो है इसको काफी तवज्जो मिला, और लोगों ने इसको दूसरों के अगेंस्ट में यूज भी किया। अगेन going into the history is not important for us and neither the part of the curriculum। और लेटर इन दी 20th सेंचुरी जो है एक रिवाइवल भी देखने को मिला, जिसके कारण से ये लॉजिक या और भी बहुत सारे स्टडीज में फिर से उभर के आया। बीच में था, मतलब बीच में मतलब कि इनिशियली जब आया तो आया, उसके बाद गायब ही था, उसको बहुत ज्यादा नहीं मिला, लेकिन फिर ये 1920th सेंचुरी से जो है इसको काफी रिवाइवल मिला है, एंड इट इज वेरी मच स्टडीड दीस डेज, है ना। तो इससे जो है काफी सारे नॉन क्लासिकल लॉजिक्स और उसके जो है स्टडीज को जो है जिसे मुझे कहना चाहिए कि काफी फिलिप मिला है ना। सो ये चीज है। अब इसका थोड़ा सा रिस्पॉन्स भी देखने की कोशिश करते हैं कि हीप पैराडॉक्स में रिस्पॉन्स क्या हो सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो रिस्पॉन्स हो सकता है वो तो यही हो सकता है कि यू डिनाई दैट लॉजिक अप्लाइज टू सोराइटिकल वी हैव सॉर्टिकल एक्सप्रेशंस, है ना, कि लॉजिक इस पे एप्लीकेबल ही नहीं होता। ये एक लाइन ऑफ आर्गुमेंट है जो बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया है। अगेन यू विल फाइंड ऑल दीज थिंग्स इन दी स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी। अगेन जैसे मैंने बोला है कि इस वीडियो के लिंक में भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है इसका लिंक मिल जाएगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। इस तरीके से आप कुछ प्रेमाइसेस को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे किसी प्लेस पे आके आप मान लो कि ये हीप है ना। जैसे कि बॉर्डर लाइन आपने डिटरमाइन कर दिया, तो जहां पर भी आपने डिटरमाइन किया तो वहां पर जो है आप उसको मान सकते हैं, तो ये भी एक चीज हो जाती है। तो जैसे कि बॉर्डर लाइंस कैसे डिटरमाइन करते हैं मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, और उसके कारण से जो है कुछ प्रेमाइसेस रिजेक्ट हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली ट्रू स्टेटमेंट्स विल नॉट लीड टू अ फॉल्स कंक्लूजन ना, तो गलत नहीं होगा। जैसे कि आप एग्जामिनेशंस में देखते होंगे तो देयर इज अ बॉर्डर लाइन व्हिच इज सेट, है ना। बॉर्डर लाइन सेट किया गया है
कि मान लेते हैं कि 40% मार्क्स इज रिक्वायर्ड टू पास एन एग्जामिनेशन, या आप अगर कोई ऑनलाइन एग्जामिनेशन देते होंगे तो आप देखेंगे कि किसी में 70% होता है, किसी में 75% होता है, किसी में 80% भी होता है। आप अगर कोई कोर्स है या उसके करें कोर्सेज, तो कुछ में तो 100% भी होता है कि आपको हर एक क्वेश्चन जो है इसमें राइट करना पड़ेगा, तभी आप नेक्स्ट में जा सकते हो। तो बाउंड्री लाइन सेट होते हैं, तो कोई भी बाउंड्री लाइन, 100 की बात नहीं कर रहा हूँ, पर कोई भी बाउंड्री लाइन सेट है, जैसे 40%। हम कन्वेंशनल एग्जामिनेशन में बात करते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में जैसे 36 इज द पासिंग परसेंटेज है ना, उस पर डी ग्रेड चालू हो जाता है। या किसी यूनिवर्सिटी में 40% है, कहीं पे 33% भी है, ठीक है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें होती हैं। तो 33 है, 36 है, 40 है, कहीं पर भी जो भी आइडिया सेट किया, तो उसके नीचे वाले लोग जो हैं उनको माना जाता है कि दे हैव नॉट पास। जबकि अगर आप बात करके देखें तो 39 और 40 में कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो 39.5 और 40 में कोई डिफरेंस नहीं होगा। या फिर आप इस आर्गुमेंटेशन को भी यूज कर सकते हैं कि 39.5 को 40 मान लीजिए या 40 कर दीजिए, 38 वाले को 40 कर दीजिए। तो अगर ये आर्गुमेंटेशन करे जाए तो अगेन यू विल एंड अप इन अ पैराडॉक्स। जैसे सपोज एक एग्जामिनेशन हुआ जिसमें कि बच्चों के मार्क्स आए 1 से लेके 100 तक, ठीक है ना। तो आपने ग्रेडिंग कर दिया, 30 सपोज 36 तक जिनके थे मार्क्स उनको आपने दे दिया डी ग्रेड, बाकी लोगों को फेल कर दिया। लेकिन फिर 35 वाला आके रोएगा ना आपके पास, बोलेगा कि नहीं मुझे पास कर दो, एक ही नंबर तो कम है। अगर आप 35 वाले को पास कर सकते हो तो 34 वाला भी कह सकता है कि मेरा भी एक ही नंबर कम है 35 वाले से, फिर उसके अगला वाला भी चालू कर देगा। तो यू हैव टू सेट अ बाउंड्री। तो जैसी बाउंड्री सेट करोगे तो उसके पहले वाला एक्सप्रेशन ट्रू और दूसरा वाला एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है। इस तरीके से डिनाइंग दैट इट इज वैलिड। अब बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि आर्गुमेंट वैलिड ही नहीं है अपने आप में, है ना। ये जो है ये बिल्कुल भी वैलिड आर्गुमेंट नहीं बनता, क्योंकि आर्गुमेंट ही नहीं है, एक नहीं बनाता, दो नहीं बनाता, चार नहीं बनाता, 10 नहीं बनाता, तो अगला वाला भी स्टेटमेंट ही, इट इज नॉट क्लेम्ड फ्रॉम द अबव वन, इट इज जस्ट अ सेट ऑफ प्रपोजिशन। तो ऐसे भी कुछ कुछ लोगों ने आर्गुमेंटेशन दिया। इसी तरीके से लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रेडिकल सॉल्यूशंस या रिस्पॉन्सेज जो है वो ये आए हैं, एम्ब्रेस द पैराडॉक्स एंड कंक्लूड दैट वेग टर्म्स आर ईदर इनकोहेरेंट और वैक्यूअस। वैक्यूअसली ट्रू एक्सप्रेशंस भी होते हैं। वैक्यूअसली ट्रू एक्सप्रेशंस का मतलब होता है कि भाई एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए ट्रू हो रहा है ना। तो ऐसे भी हो जाते हैं कि जैसे कि a statement is true even if there are no thing which corresponds to those elements, है ना। जैसे all trespassers will be prosecuted, अगर किसी ने trespass नहीं भी किया तो भी वो स्टेटमेंट ट्रू रहेगा, वैक्यूअसली ट्रू होगा। तो ये वाले एक्सप्रेशंस भी आते हैं। या फिर पैराडॉक्स को मान लो कि हाँ ये पैराडॉक्स उत्पन्न होगा, तो ऐसा भी लोग जो है आर्गुमेंटेशन से सजेशंस पे आए हैं। एक की एट्रीब्यूट, अब देखिए बहुत सारे लोगों ने जो सॉल्यूशंस बताया उसमें से मैं भी डेसल एंड फ्रेगे का बता रहा हूं। बोथ ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स एज वेल एज मैथमेटिशियंस एंड लॉजिशियंस। जो ये कहते हैं कि एक की एट्रीब्यूट ऑफ आइडियल लैंग्वेज इज सेड टू बी इज प्रिसिशन। Hence, the vagueness of natural language, including all theoretical terms, is a defect to be eliminated, है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई आइडियल लैंग्वेज में जो है क्या होना चाहिए, कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी वेगनेस नहीं होनी चाहिए। If that's right, then contrary to what many theorists believe, theoretical terms cannot be marshaled to challenge classical logic, है ना। तो अगर आपका लैंग्वेज ही अपने आप में वेग है तो आप उससे लॉजिक और क्लासिकल लॉजिक को क्वेश्चन नहीं कर सकते, है ना। और ये चीज या इस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा आता भी हूँ, विच इज अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, कि क्यों ही नेचुरल लैंग्वेज को और लॉजिक के लैंग्वेज को इक्वेट करना, जरूरत क्या है ना। और मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि सबकी अलग अलग ब्यूटी है। जिस तरीके से आप बोले कि अनएम्बिग्यूटी या एम्बिगुअस को जो है हटाना है, एम्बिग्यूटी को हटाना, अनएम्बिगुअस बनाना है, ये एक टास्क है। तो किसी जगह पे एम्बिग्यूटी का होना या फन का होना, एंजॉयमेंट का होना, या कुछ इस तरीके की चीजों का होना जिसके कारण से उसमें इंटरेस्ट बरकरार रहता है या थोड़ा समझने में टाइम लगता है, हंसी आती है, फन होता है, तो उसको क्यों हटाना है। लॉजिक कैन नॉट मेक यू आई गेस स्माइल, है ना। क्या आपने लॉजिक किया, हो इट वाज सच अ जोक और लाफ्टर, नहीं होगा मेरे ख्याल से, है ना। या फिर आप बोलेंगे कि लॉजिकल जोक था वो, पर ये भी एक अंडरस्टैंडिंग है जिसको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्वाइन ने ये इंपॉर्टेंट चीज कही, दैट ऑल्दो एलिमिनेटिंग वेग टर्म्स में इनकर सम लॉस टू ऑर्डिनरी वेज ऑफ टॉकिंग, इट इज अ कॉस्ट वर्थ पेइंग
insofar as it allows us to preserve the sweet simplicity of classical logic. तो या तो लैंग्वेज से हटा दीजिए और फिर लॉजिक करने आइए, या फिर लॉजिक और लैंग्वेज को अलग अलग रखिए। तो दी अंडरस्टैंडिंग इज कि दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। एक कह रहा है कि लॉजिक को इसके साथ इक्वेट मत करिए, दूसरा कि लैंग्वेज को हटा दीजिए, लैंग्वेज में से वेग चीजें हटा दीजिए और फिर लॉजिक के साथ इक्वेट करिए। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही लोग एक बात जरूर कह रहे हैं कि जो नेचुरल लैंग्वेज है, और इसीलिए हमारी फैलेसीज ऑफ कॉमन रीजनिंग की अंडरस्टैंडिंग भी है कि कॉमन लैंग्वेज या नेचुरल लैंग्वेज में कुछ ऐसी चीजें आ सकती हैं या ऐसी चीजें होती ही हैं जो कि लॉजिक के दृष्टि से या द पैराडाइम ऑफ लॉजिक इज नॉट गोइंग टू एक्चुअली इक्वेट और मेजर देम प्रॉपरली। ठीक है ना, हम थोड़ा सा एक आध स्लाइड्स के अंदर जो है कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स पे भी आएंगे जिनको कि हमने फिलॉसफी ऑफ साइंस में भी हल्का फुल्का डिस्कस किया था, तो आप थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को और बेटर समझ पाओ। चलिए, एक और सोल्यूशन या अप्रोच जो है इस तरीके से आ सकता है कि सबसे पहले आप टू वैल्यूड लॉजिक को कंप्लीटली हटा दो। टू वैल्यूड लॉजिक को कंप्लीटली हटाने का मतलब होता है कि आप एक नॉन क्लासिकल लॉजिक डेवलप करो जिसमें इनफाइनाइटली मेनी ट्रूथ वैल्यूज हो सकते हैं, है ना। ट्रू है, थोड़ा ज्यादा ट्रू है, थोड़ा सा और ज्यादा ट्रू है, ऐसा है वैसा है, इस तरीके से वो बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज बनाते हैं। तो टू वैल्यूड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा आजकल नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि इट्स नॉट ब्लैक और व्हाइट, देयर आर शेड्स ऑफ ग्रे। इसी तरीके से लॉजिक में भी जो है इस तरीके के आपको एक्सप्रेशंस मिलने लगेंगे जहां पे कि लोग, इनफैक्ट नॉन क्लासिकल लॉजिक इज डिजाइन्ड और से हैव बीन इज इन वोग एंड इट्स डेवलप्ड क्वाइट सम इयर्स बैक, है ना। बहुत साल हो गए हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट बहुत साल हो गए हैं। तो उसमें बहुत सारे वैल्यूज आते हैं और बहुत सारी स्टडीज भी आती हैं। हम तो क्लासिकल लॉजिक आपको बताते हैं, पर क्लासिकल लॉजिक छोड़ के भी बहुत सारा है। इसी तरीके से आप एक अप्रोच में ये भी कह सकते हैं कि प्रेमाइसेस आर फॉल्स, ये भी एक अप्रोच है। या फिर जैसे मैंने बोला था कि आपको बाउंड्री फिक्स करनी पड़ेगी, या फिर एम्ब्रेस द पैराडॉक्स हो जाएगा। तो ये सारा का सारा एक्सप्रेशन जो है आ सकता है। इसी तरीके से ग्राहम प्रीस्ट ने और भी बहुत सारे लोगों ने जो है पैरा कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस के बारे में बात की है और कहा है कि सोराइटस एंड द लायर पैराडॉक्स को जो है इक्वेट किया जा सकता है, और उसमें जो है काफी सिमिलरिटीज हैं और आप उसको भी डायलेथिया के लेवल पे लेके जा सकते हो। तो इसने कहा भी है दैट एड्स वेट टू दिस क्लेम आर्ग्यूइंग दैट बोथ द पैराडॉक्सेस ऑफ सेल्फ रेफरेंस, क्योंकि इसमें सेल्फ रेफरेंसिंग भी है, एंड द सोराइटस पैराडॉक्स have a common underlying structure, satisfaction of what Priest calls the enclosure dilemma या enclosure schema। क्या है ये? On the assumption that this common structure is sufficient to warrant a similar treatment, Priest advocates a para-consistent response to the Sorites, having elsewhere defended a para-consistent response to the paradox of self-reference। मतलब क्या कह रहा है प्रीस्ट, और प्रीस्ट ने ये लायस पैराडॉक्स में भी कहा था कि आप क्या करो, आप इसको डायलेथिया मानो। डायलेथिया मानने का मतलब क्या है कि इट्स अ ट्रू कॉन्ट्राडिक्शन, है ना, कि ये ट्रू तो है बट इट इज रिजल्टिंग इन अ कॉन्ट्राडिक्शन। डायलेथिया जो है वो ट्रू कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में ऐसा कहता है कि कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न तो हो रहा है क्योंकि द स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू एंड फॉल्स टुगेदर, पर उसको ट्रू कॉन्ट्राडिक्शन कहने का मतलब क्या है कि इट इज द ट्रूथ, कि कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है और ये कॉन्ट्राडिक्शन डेवलप होगा। इट इज अ ट्रू कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब इट इज अ ट्रू एंड फॉल्स, है ना। तो थोड़ा समझने में इनिशियली डिफिकल्ट लगता है, या उसी मेरे ख्याल से यशस्वी ने भी बात कहा था कि अगर कोई ये कहता है कि the ultimate reality is that there is no ultimate reality, so I will like to understand it as that there is no ultimate reality। तो there is no ultimate reality एक बात है, और जब आप ये कहते हैं कि ultimate reality ये है कि there is no ultimate reality, तो आप क्लेम कर रहे हो कि no ultimate reality is the ultimate reality, which makes a problematic statement कभी कभार। या आप अगर उसको समझ सकें, जैसे प्रीस्ट वगैरह या इस तरीके के जो, जैसे मैंने बताया था, एरिस्टॉटल है, प्रीस्ट है, ये सब लॉजिशियंस जो हैं इस पे काफी काम करते हैं। इनफैक्ट एरिस्टॉटल की जो पीएचडी थीसिस है वो है लॉजिक विदाउट कॉन्ट्रडिक्शन, तो वो और भी मजेदार जो है एक्सप्रेशंस लेकर आते हैं और उन पे बात करते हैं। तो दे हैव अ वेरी डिफरेंट सेट एंड प्रिंसिपल थ्रू विच दे, जैसे मुझे कहना चाहिए कि स्टडी दीज थिंग्स। तो ये हमें कहाँ लेकर आती है? ये हमें लेकर आती है यहाँ पर, और ये इंपॉर्टेंट।
लॉजिक एंड नेचुरल लैंग्वेज डू नॉट ऑलवेज मैच, है ना। ये आप, मैं और किसी को भी समझना बहुत जरूरी है कि एवरी टाइम वी हैव टू ब्रिंग द नेचुरल लैंग्वेज इन द लॉजिक्स पैराडाइम इज नॉट द राइट थिंग और नॉट द राइट वे ऑफ इवैल्यूएटिंग समथिंग, है ना। आप हर चीज को लॉजिक नहीं बना सकते और ह्यूमन बीइंग्स आर इन्वॉल्वड इन वेरी सीरियस नॉन लॉजिकल थिंग्स एज वेल। आप उसको इलॉजिकल कहना चाहेंगे या नॉन लॉजिकल कहना चाहेंगे, वो आपके ऊपर है। अगर एक आपको थोड़ा कम खराब लगता है तो आप उसको यूज कर लीजिए, जैसे किसी को आप बोलेंगे इलॉजिकल है तो बहुत बेकार लगेगा सुनने में, तो आप नॉन लॉजिकल कह दो, है ना। जैसे फॉर दैट मैटर मैरिज, फैमिली, रिलेशनशिप्स एंड सो ऑन आर वेरी नॉन लॉजिकल थिंग्स, है ना। आप इलॉजिकल कहेंगे तो खराब लगेगा। लव फॉर दैट मैटर इट्स अ वेरी नॉन लॉजिकल थिंग एंड वेरी सीरियसली ह्यूमन बीइंग्स आर इन्वॉल्वड, है ना। और नेचुरल लैंग्वेज भी जो है बहुत सीरियसली हम लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो भी बहुत सारी जगहों पे लॉजिकल नहीं होती है। और जरूरी नहीं है कि हर चीज को लॉजिक हो या हर चीज में लॉजिक होना या ढूंढना जरूरी है ना। देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर नॉन लॉजिकल, वो इमोशंस बेस्ड हैं या वो फन बेस्ड हैं या वो किसी तरीके के कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, उसमें लॉजिक ढूंढने की जरूरत नहीं। आप अगर एक एक चीज की लॉजिक ढूंढने लग जाए तो आपको बहुत सारी चीजें नॉन लॉजिकल मिलेंगी, है ना। और वो उसमें हम इन्वॉल्व भी होते हैं, सेलिब्रेशंस, फेस्टिवल्स, बहुत सारी चीजें हैं इस तरीके से। तो कंट्रोवर्सी की बात नहीं है, बात है समझने की कि व्हाई वी हैव टू ब्रिंग ऑलवेज लॉजिक फॉर एवरी इवैल्यूएशन, है ना। देयर कैन बी इवैल्यूएशंस विदाउट लॉजिक, ये पहली चीज। दूसरा, हम सारे ही लोग जो कि फिलोसफी ऑफ साइंस पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड पैराडाइम, है ना। जैसे मैं आपको लॉजिक में ही एक चीज बताऊं, ऑल इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स आर इनवैलिड। क्यों? क्योंकि इफ यू यूज द डिडक्टिव लॉजिक्स पैराडाइम तो ईच एंड एवरी इंडक्टिव लॉजिक का जो आर्गुमेंट होगा वो इनवैलिड ही होगा, वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है ना। इनवैलिड होगा। लेकिन इंडक्टिव लॉजिक का पैराडाइम क्या है? इंडक्टिव लॉजिक का पैराडाइम क्या है? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, स्ट्रॉन्ग या वीक आर्गुमेंट होते हैं उसके। तो उसको आपको डिडक्टिव लॉजिक के पैराडाइम पे लेके जाके हर एक चीज को इंडक्टिवली वो डिडक्टिवली इनवैलिड बोल के कोई फायदा नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट एस्पायरिंग टू बी लाइक दैट एज वेल। जैसे आप फास्ट कार नेवर एस्पायर्स टू बी इकोनॉमिकल, है ना, और एस्पायर्स टू बी फ्यूल एफिशिएंट। इस तरीके से फ्यूल एफिशिएंट कार डज नॉट और नेवर एस्पायर्स टू बी फास्ट। तो पैराडाइम्स अलग है, तो वो इनकमेंसरेबल होगा ही। एंड दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट फ्रॉम फिलोसफी ऑफ साइंस दे मे नॉट बी अवेयर ऑफ दिस टर्मिनोलॉजी। इसका मतलब होता है दैट इट इज नॉट हैविंग अ कॉमन मेजर। आप उसको कॉमन मेजर से नहीं कर सकते। वो ऐसी वाली बात है कि आप जो है एक ऐसे करके नापने की मशीन को क्या कहते हो भाई तुम लोग, जिससे ऐसे पुराने जमाने में ऐसे करके नापते थे? क्या आप तराजू से रास्ता नाप सकते हैं? दैट इज व्हाट वी कॉल एज इनकमेंसुरेबिलिटी, है ना। तो रास्ता नापने के लिए तराजू नहीं यूज कर सकते हो, तो आप जो है एक तरीके का पैराडाइम दूसरे पैराडाइम को मेजर करने के लिए नहीं यूज कर सकते। इसी को हम कहते हैं इनकमेंसरेबिलिटी। कंपेयर कर सकते हो, आप कंपेयर किसी भी तरीके का कंपैरिजन कर सकते हो कि रास्ता जो है ज्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट होता है, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वॉट एवर, वो एक अलग बात है। लेकिन इनकमेंसरेबल हो जाते हैं क्योंकि दे डू नॉट हैव द सेम मेजर, तो आप मेजर नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज, मतलब तीसरी चीज इनफैक्ट, दैट वेगनेस मस्ट बी रिस्पेक्टेड। दिस इज अनदर स्कूल ऑफ थॉट एंड अनदर लाइन ऑफ आर्गुमेंटेशन या अनदर लाइन व्हिच यू कैन पिक अप फ्रॉम द सोराइटस पैराडॉक्स, कि आपको जो है वेगनेस को रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। देखिए कोई एक्सप्रेशन वेग है इसका तो ये नहीं कि खराब है, वेग है इसका मतलब ये है कि आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा है ना। मैं अभी लास्ट वाला क्वेश्चन आपसे पूछूंगा भी, पर पहले आप ये चीज को समझ लो कि वेग होना गलत नहीं है। हो सकता है किसी स्टैंडर्ड में गलत हो, ये मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन हर एक स्टैंडर्ड में गलत होगा ये जरूरी नहीं है। और वेगनेस अपने आप में जो है इंटरेस्टिंग होती है, ठीक है, और आपको जो है काफी कुछ सीखने के लिए भी जो है ओतप्रोत करती है, यानी कि इट इंस्पायर्स यू टू लर्न सर्टेन थिंग्स न्यू precisely because an expression was vague or not very clear, so you need to develop it even further, है ना। जैसे कभी कभार आपने देखा होगा कि इस वेगनेस के चलते
आप में से बहुत सारे लोगों ने इंसेप्शन देखा होगा, और इंसेप्शन की जो लास्ट सीन है या लास्ट जो उसका क्लिप है, वो जो है उस जगह पे कटता है जहां पे कि कुछ लोग इस बात पे डिस्कशन करेंगे कि इट वाज अ ड्रीम, और कुछ लोग बात करेंगे कि इट इज नॉट अ ड्रीम, क्योंकि एक हल्का सा वॉबल दिखाते हैं लेकिन वो वाला वाइब्रेशन नहीं दिखाते जिससे पता चल जाएगा कि ये ड्रीम था, ड्रीम इन अ ड्रीम था, ये ड्रीम इन अ ड्रीम नहीं था। आप बहुत बार बहुत सारे एंडिंग्स को जो है टू बी अंडरस्टूड टू दी व्यूअर छोड़ देते हो, है ना। बहुत बार जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री मेकर्स होते हैं, फिल्म मेकर्स होते हैं, नॉर्मल मूवीज भी बनाते हैं, वो क्या करते हैं कि किसी चीज को, या बहुत बार बहुत सारे जो राइटर्स होते हैं, ऑथर्स होते हैं किसी बुक के या किसी कहानी के, वो भी जो है कुछ चीजों को एंड प्रॉपरली नहीं देते। वो बोलते हैं कि नहीं, अब रीडर को सोचने दो या समझने दो, वो उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करता है, हम छोड़ते हैं। वी कीप थिंग्स ओपन एंडेड एज वेल। तो वेगनेस जो है वो वही एक ओपन एंडेड अंडरस्टैंडिंग है, दैट व्हाट इज इट टू बी अंडरस्टूड एज अ टॉल गाय, और व्हाट इज इट टू बी अंडरस्टूड एज अ बॉल्ड गाय फॉर दैट मैटर, है ना। तो ये एक पॉइंट है जिसको कि आप थोड़ा सा समझें और उसको रिस्पेक्ट भी करना सीखें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी शुड बी रेडी। अगर आपको वेगनेस हटाना है ना, या अगर आपको ये इस तरीके की चीजें हटानी है, सबसे पहले तो बाउंड्री डिफाइन करना सीखिए। फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट यू नीड टू क्लैरिफाई व्हाट द बाउंड्रीज आर। सेकेंड, ये खुद भी हम जो है बहुत बार बहुत सारी चीजों को वेग बनाते हैं, इवन इफ देर इज नथिंग वेग ओवर देयर। मतलब ऑन एन एवरेज हमारे सर पे कितने बाल होते हैं? कोई आइडिया? थोड़ा गूगल करके देखना, कोई मुझे बताओ कि ऑन एन एवरेज सर पे कितने बाल होते होंगे। सर्च करके बताओ। 100,000. 100,000? Yes. बस? It's showing बिलियन। it's an average. On an average, 100,000. ऑन एन एवरेज 100,000, तो मेरे सर पे उससे कम ही होने चाहिए, ठीक है ना। तो क्या इतना काउंट नहीं कर सकते हो आप में से कोई? कर सकते हो? 100,000 रुपीज अगर आपके पास होंगे या डॉलर्स अगर आपके पास होंगे, तो आप उसको काउंट करोगे ना? कर लोगे, है ना। तो ये 100,000 सर में अगर बाल है तो उसको काउंट करने में क्या ही दिक्कत है, कर सकते हैं। अगर कोई आपको एवरेज बता रहा है तो उसने भी कुछ स्टडीज करके जो है बताया है कि भाई इतना होता है नियर अबाउट, है ना। कुछ उन्होंने सैंपल लिया होगा या कोई तरीका यूज किया होगा, उसके थ्रू उन्होंने कैलकुलेट किया। बट आई एम सेइंग इज कि कभी कभार हम खुद ही भी जो है बहुत सारे एक्सप्रेशंस को वेग बनाते हैं, जैसे अनकाउंटेबल, है ना। अनकाउंटेबल इज अ वेग एक्सप्रेशन प्रिसाइसली बिकॉज वी डू नॉट वांट टू मूव, और वी डू नॉट वांट टू यूज आवर हेड्स एंड वर्क। अगर हम अपने सर के बाल गिनना चाहें तो गिन तो सकते ही हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। अगर हम सपोज हमारे घर में एक चीनी का बर्तन है, ठीक है, एक बर्तन है जिसमें चीनी रखती है मम्मी या पापा, ठीक है, उसमें कितने दाने हैं गिन नहीं सकते क्या? बिल्कुल गिन सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। आप 1 महीने का टाइम लेके आधा बर्तन, जो भी आपके घर में एक छोटा सा बर्तन मान लेते हैं, इतना छोटा सा बर्तन है जिसमें आप चीनी रखते हैं चाय वगैरह में डालने के लिए, उसमें कितनी चीनी के दाने आप गिन ही सकते हो, लेकिन हम गिनते नहीं। हम क्या कह देते हैं, देखिए आपको मैं बताता हूँ अनकाउंटेबल की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। अनकाउंटेबल की बेसिक डेफिनेशन ये नहीं दैट यू कैन नॉट काउंट इट। अनकाउंटेबल की बेसिक डेफिनेशन ये है कि इट इज मोर कंसेंट्रेटेड इन अ लेस एरिया। जब भी कोई चीज का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है और उसका एरिया कम है, अब आप उसको अनकाउंटेबल कहने लग जाते हैं। हमारे क्या बोलते हैं, देश की जनसंख्या लोगों ने गिनी है, तो क्या सर के बाल नहीं गिने जा सकते? या हमारे घर में जो बर्तन है जिसमें कि चीनी के दाने हैं, जिसमें हमने चीनी रखी है, क्या उसको नहीं गिन सकते? ठीक है ना। काउंटेबल तो है वो, लेकिन हम उसको अनकाउंटेबल कहने लग जाते हैं बिकॉज मोर कंसेंट्रेशन है, छोटी सी जगह में बहुत सारे दाने हैं, तो आप बोलोगे कि नहीं काउंट कर सकते। ऐसा नहीं है कि नहीं काउंट कर सकते, ऐसा है कि आप काउंट या मैं काउंट नहीं करना चाहता। तो ये जो यू शुड बी रेडी ऑल्सो टू गो एंड काउंट द अनकाउंटेबल, है ना। तो जब आप इस तरीके के एटीट्यूड्स या इस तरीके के प्रिंसिपल्स को समझ पाएंगे, तब आप देखोगे या बाउंड्री लाइन को बहुत स्ट्रिक्टली जनरेट करना चाहोगे,
क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जाके तो आपको समझ में आता है कि अब तो हीप बनना चालू हुआ है, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं हो, या आप फंस जाओगे आर्गुमेंटेशन में, उसके पहले वाले में हीप नहीं था क्या? यही बात है ना। नहीं तो अगर कोई गेहूं का ढेर रखा है, तो गेहूं का ढेर रखा है तो उसमें से कहीं ना कहीं हटाते 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 तो एक जगह पे आके आप कह ही सकते हो कि हाँ, शायद पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ नहीं भी कह सको तो भी एक रेंज तो ला ही सकते हो। तो पैराडॉक्स नहीं होगा वहां पे, या फिर आप उस पैराडॉक्स को एंजॉय भी कर सकते हैं, डिपेंड्स कि आपको लैंग्वेज में कितना मजा आता है या उस लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग को कितना एंजॉय कर पाते हैं।